चांस है पूछने का। 166 ये ज्यादा पूछी जाती है। लिखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू तक में पूछा गया है। 166A आईपीसी की धारा 166A, ये क्वेश्चन आपका फिर बता दिया जाए, इंटरव्यू तक में पूछा गया है। इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 166A में पहला जो क्वेश्चन आपका बना कि FIR दर्ज न करना किस धारा के तहत दंडनीय है। पहले यह लिखिए जो बनता है। पहला जो क्वेश्चन आपका निकला, पहले सामान्य लिखिए जो बनता है भाई, उसके बाद डायरेक्ट बताया जाएगा। FIR दर्ज न करना किस धारा के तहत दंडनीय है। तो आप सेक्शन उसमें दिया रहेगा और सेक्शन मारिएगा 166A, सेक्शन 166A 156A। ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है। FIR दर्ज न करना किस धारा के दंडनीय है, तो आपका जवाब होना चाहिए 166A। आइए हेडिंग देखा जाए, उसके बाद लिख पाते हैं। पहले देखिए भाई क्या कहा गया है। लोक सेवक, हाँ ये पूछ सकता है कि कब जोड़ा गया, कब से लागू हुआ, ये भी लिखिए भाई। यह धारा उसको प्रावधान लिख के पूछ सकता है। यह धारा जस्टिस JS वर्मा, यह धारा जस्टिस JS वर्मा समिति की सिफारिश पर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, यह धारा जस्टिस JS वर्मा समिति की सिफारिश पर 2013 ईस्वी में जोड़ी गई। इधर बैठिए भाई, इधर आगे जगह, यह बैठिए कहीं आराम। जोड़ी गई तथा 3 फरवरी 2013 से लागू की गई, तथा 3 फरवरी 2013 से लागू की गई। 3 फरवरी 2013 से लागू की गई। अगला क्वेश्चन इसमें सजा पूछ सकता है कि आखिर ऐसे मामलों में कितनी सजा है, तो अब डायरेक्ट वाले बताया जाए तब आपका सजा लिखवाया जाए। देखिए भाई, डायरेक्ट की भाषा लिखवाएंगे, पर एक बार समझ लीजिए दोनों। लोक सेवक जो वित्त के अधीन के निर्देश की अवज्ञा यानी कि वायलेशन करता है, तो देखिए क्या है। जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी वित्त के किसी ऐसे निर्देश की जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है। तो सबसे पहला ये आया कि पुलिस अधिकारी आखिर किस व्यक्ति को थाने में अपीयर नहीं करा सकता, यानी कि थाने में उपस्थित नहीं करा सकता, और ये उन व्यक्तियों को अगर थाने में उपस्थित होने के लिए रिटन ऑर्डर जारी कर दिया, लिखित आदेश जारी कर दिया, तो वह पुलिस वाला इस धारा के तहत दंड का भागी होगा। देखिए मैं नहीं आ रहा क्या सही ना, देखिएगा बोर्ड पर कवर कर रहा है ना। तो पता लगा आवाज रिकॉर्ड हुई। इसको इधर नहीं इधर घुमा के रखा जाता है ना, उधर हो गया है, आगे से दिखाई देता है। चलिए देखिए फिर एक बार भाई, आपका आखिर CRPC में अब जाना पड़ेगा कि पुलिस अधिकारी किसको, इधर बैठे भाई, इधर आपको इधर पीछे अलाउ किया गया, पीछे बैठे आप लोग, इधर आगे जगह नहीं। आखिर पुलिस अधिकारी किसको नहीं बुला सकता, इसके लिए CRPC में जाना पड़ेगा और CRPC की धारा 160 देखनी पड़ेगी। 160 CRPC की धारा 160 बताती है। पूछा गया भाई झारखंड में पिछली बार
कितने वर्ष से कम के पुरुष को पुलिस थाने पर पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती, तो वह आपका है कह सकते हैं कि 15 वर्ष से कम। 3 लोग बैठे हुए याद रखिए, 16 नहीं तो 15 होना चाहिए। 15 वर्ष से कम ही होना चाहिए। जरूरत पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। यानी कि 15 वर्ष से कम। याद रखिए, दूसरा किसको नहीं बुला सकती? किसी स्त्री को। दूसरा किसको नहीं बुला सकती? किसी स्त्री को पूछताछ के लिए। तीसरा किसको नहीं बुला सकती? 65 वर्ष से कम आयु 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को। और चौथा, ऐसा व्यक्ति जो मानसिक या शारीरिक रूप से क्या हो, मैंने कह सकते हैं कि असमर्थ हो, यानी कि दिव्यांग हो, उसको भी अब नहीं बुलाया जाएगा। अब समस्या है कि अगर पुलिस किसी स्त्री को थाने पर बुला लेती है साक्षी के रूप में पूछताछ करने के लिए, तो क्या पुलिस वाले दंड के भागी होंगे कि नहीं? होंगे। और किस धारा में आईपीसी के 166A स्पष्ट कहा गया कि आप नहीं बुला सकते। और उन्हीं लोगों को उसको कोरिलेट कर लीजिए बैरक पर भाई। इसको आपको पढ़ना है जोड़कर सीआरपीसी की 21 धारा से 160 से मुख्य रूप से, और 160 से भी निश्चित क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, आगे भी देखिए, किसी ऐसी रीत को जिससे वह ऐसा अन्वेषण करेगा विनियमित करने वाली वृत्त के किसी अन्य निर्देश की किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जानते हुए आपका अवज्ञा करता है, तभी यह धारा लागू होगी। या सीआरपीसी की धारा 154 की उपधारावन यानी कि FIR के अधीन और विशिष्टता धारा। देखिए फिर एक बार बताया जाए, यही जो खंड है FIR के मामले में लागू हो। यानी कि अगर पुलिस अधिकारी को कॉग्निजेबल ऑफेंस में सूचना दी गई 154 के तहत और वह उस सूचना को दर्ज नहीं किया FIR के रूप में, तो जो C खंड है ये बताता है कि ये इस धारा के तहत ऐसा पुलिस ऐसा पुलिस अधिकारी दंड का क्या होगा? भागी होगा। और दंड की मात्रा क्या होगी? तो दंड आपका याद रखना है 6 माह से कम नहीं होगा और अधिकतम 2 साल और जुर्माना। ये सतर्क रहना। कितना सजा? FIR न दर्ज करने पर कम से कम 6 माह और अधिकतम कितना हो सकता है? 2 साल और जुर्माना। ऐसा भी क्वेश्चन बना है, इसको लिखिए भाई, थोड़ा डिटेल में लिखिए। हेडिंग डाल दीजिए 167A का। लोक सेवक हेडिंग डालिए, लोक सेवक कामा दीजिए, जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है। लोक सेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है, वायलेशन करता है, उल्लंघन। देखिए, यदि कोई लोक सेवक, पुलिस भी है इसमें, लोक सेवक में पुलिस भी शामिल है। यदि कोई लोक सेवक ऐसे व्यक्ति को थाने पर हाजिर होने की अपेक्षा करता है, यदि कोई लोक सेवक थाने पर नहीं, भाई दूसरा देखा जाए क्योंकि थाने तो सीमित दायरा हो जाएगा ना। देखिए, यदि कोई लोक सेवक ऐसे व्यक्ति को उपस्थित होने की अपेक्षा करता है जिसको इधर बैठे हुए इधर बैठ जाए, हाँ जगह नहीं तो इधर बैठे, 3 लोग बैठे भाई, एक जगह हो।
भाई समय से आ करिए, इतना क्या प्याज वाज और खोदो ना कोई काम फिर बताया जाए, नहीं तो अब दिमाग बंद होगी धीरे धीरे, दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा है हम पर भी, और बैठाते ही नहीं रहेगा आदमी। भाई जिनकी मजबूरी है अलग बात है, नौकरी करते हैं तमाम का, लेकिन हम शौक से चलिए कि नहीं हम 5 बजे चलेंगे, तो वो जो 2 क्वेश्चन बताया जाता है वही एक क्वेश्चन जब नहीं आएगा तो कहेंगे कि सर बताया ही नहीं थे। तो सर ये बताते हैं कि समय से आइए, कई शब्दों पर ध्यान दीजिए और इससे बाहर नहीं जाता क्वेश्चन। लेकिन अब ये है कि अब कितना लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अब जो आपका बैठे हुए देखिए आपका फिर देखिए, लिखिए वाक्य, देखिए भाई वाक्य देखिए, तो अपेक्षा करता है जिसको वह उपस्थित नहीं करा सकता, ये सही वाक्य रहेगा, जिसको वह उपस्थित नहीं करा सकता, या FIR दर्ज करने से इनकार करता है, या FIR दर्ज करने से इनकार करता है, तब ऐसा लोक सेवक दंड का भागी होगा, तब ऐसा लोक सेवक दंड का भागी होगा। सजा लिखे भाई, सजा 6 माह से कम की नहीं होगी और अधिकतम 2 वर्ष तक की हो सकेगी। सजा लिखे, पूछ सकता है ये भी, 6 माह से कम की नहीं होगी और अधिकतम 2 वर्ष तक की हो सकेगी, 60 में लिखा जाता है। और जुर्माना, और जुर्माना, अगला ये रेडिकल 166B लिखिए, 166B हेडिंग डाले भाई, पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। विक्टिम या आहत, बिहार आहत लिखता है, पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। देखिए इसको समझना पड़ेगा भाई आपका, इसको जब भी पढ़िएगा आपका 2WA पढ़िएगा पहले CRPC, इसके बाद 357C पढ़ना है और तब 166B पढ़ना है, यानी कि आपका 3 एंगल से पढ़ना है। पहला आपका 2WA, जहाँ की आपका भी उत्तराखंड में बना था, और इस बार तो नहीं, पिछली बार आपका बिहार JB बनाया था, और वह क्वेश्चन जो बना था वह आपका बिहार JB बनाया था। विक्टिम या आहत या पीड़ित की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो जो उत्तराखंड ने मॉडल बनाया आहत की, उसमें बस कॉमन सही नहीं है, जैसे बिहार बनाया था और ज़्यादा लोग फर्स्ट हो गए नहीं वाले में, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था, तो नहीं वाला ज़्यादा क्वेश्चन अब चलेगा और हाँ वाला कम है। फिर बता, नहीं वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा अटैक करना है और हाँ वाले पर क्या करना है, कम। बैठे ले लीजिए, कोई कहीं काफी दबी होगी, साफ सफाई में वैसे। देखिए नहीं वाले पर ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है और हाँ वाले पर अब कम बनाना है, बिहार को देखते हुए। अब देखिए क्वेश्चन का मॉडल तब आगे बढ़ा जाए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, मिलान में आया था भाई। धारा 86 की धारा 2 की परिभाषाएं दी गई थी, उसमें सब सही था, लेकिन आपका जो पीड़ित या विक्टिम या आहत की जो परिभाषा दी गई थी 2W दिया था, और जबकि आहत की परिभाषा हमने कहाँ लिखा है 2W। देखिए हल्का हल्का चेंज कर रहा है बिहार और हरेक का। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर न रहे तो भाई दिक्कत हो जाएगी कंपटीशन में। फिर वही कहानी
कि फिर बबुआ केवल तैयारी कर रहा है, आज तक निकला नहीं। यहाँ आए हैं भाई, रिकॉर्ड रहा है, थक हार कर लोग ज़्यादा लोग आते हैं और कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। आप लोग भी जो नए लोगों में सलाह दी जाती है, एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। कोरिलेशन पर कम समय भी है, फिर भी आपका निकलना चाहिए BRAP। तो 2WA में विक्टिम या आहत की परिभाषा है। अब ये है कि जो दुराचार की शिकार पीड़िता है, यानी कि आपका दुराचार की शिकार पीड़िता है, धारा CRPC की धारा 357C कहती है कि चाहे वह प्राइवेट अस्पताल में भर्ती की जाए या सरकारी में, दोनों का ये कर्तव्य है कि उसका फ्री में इलाज करें। और अस्पताल वाले यहाँ भी सरकार से क्या करते हैं, पैसा, जैसे कोरोना में डॉक्टर कमाए और करोड़ों को, उसी प्रकार यहाँ अस्पताल वाले भी कमाते हैं। तमाम योजना चल रही है और फ्री में इलाज करके 10 का 20 ले लेते हैं। 10 रुपया की दवा पे कितना पर्ची पर लिखते थे, और रिकॉर्ड में 20 रुपया, और पूरा सरकार को लिस्ट भेज के मैं बता दूँ सब बात में क्या किया जाता है, वसूला जाता है। तो पीड़िता का उपचार का प्रावधान ये कहाँ कर्तव्य दिया गया है डॉक्टर मने अस्पताल का, चाहे सरकारी अस्पताल हो या निजी, दोनों का। और ये धारा में 357 CRPC। और इसी के साथ अगर ये अस्पताल वाले पीड़िता का इलाज नहीं करते या उपेक्षा करते हैं, इलाज करने से इनकार कर देते हैं, तो ये जो अस्पताल वाले हैं ये सजा के हकदार होंगे। और IPC की किस धारा में, 166B, यही आपको जानना है। लिखिए भाई, हेडिंग डालिए, तब आपको रिलेट करा दे रहे हैं, लिखवाते समय बता दिया गया। हेडिंग डालिए, पीड़िता का उपचार न करने के लिए दंड। देखिए सरकारी प्राइवेट दोनों बता गया है, नहीं कि केवल सरकारी। लिखिए, पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। लिखिए दंड कितना है, 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, ये पहले याद रखना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे तो पीड़ित की परिभाषा CRPC की धारा 2WA में दी गई है। पीड़ित की परिभाषा बिहार आहत लिखता है, पीड़ित नहीं कभी लिखा है, आहत भी लिख सकते हैं। इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिएगा, विक्टिम, गलत शब्द चेंज करो। देखिए पीड़ित की परिभाषा CRPC की धारा 2WA में दी गई है। अगला लिखिए, CRPC की धारा 357C में, CRPC की धारा 357C 357 कैपिटल C नई धारा है, C में प्रत्येक अस्पताल का यह कर्तव्य बताया गया है कि प्रत्येक अस्पताल में आपका सरकारी प्राइवेट दोनों आ जाएंगे, और सरकारी प्राइवेट सरकारी तीनों। प्रत्येक अस्पताल का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह दुराचार की शिकार पीड़िता का निःशुल्क इलाज करे, इसका उल्लंघन करना IPC की धारा 166B में दंडनीय है। इसका उल्लंघन करना IPC की धारा
166 बी में दंडनीय है। देखिए कई बार इंटरव्यू में बनता है कि आखिर कौन से वे प्रावधान है। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जहाँ अपराध की परिभाषा अपराध सीआरपीसी से उत्पन्न होते हैं और सजा का प्रावधान आईपीसी में इंटरव्यू में बनता है कई बार। देखिए फिर इस कंसेप्ट पर आइए, मैं थोड़ा दूसरा कंसेप्ट बना। सामान्यतः जो आईपीसी है, इधर बैठिए आप। सामान्यतः जो आईपीसी है, ऑफेंस या अपराध की इसमें परिभाषा भी दी गई है और उस अपराध के लिए सजा भी दी गई, लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। आपका सीआरपीसी में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां अपराध सृजित होते हैं और उसके लिए सजा कहाँ है, आईपीसी। अब पहला कौन से अपराध है भाई, 2-3 को याद ही रखना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। तो पहला तो यही हो गया सीआरपीसी की धारा 357C, जहाँ की कर्तव्य का उल्लंघन करेंगे तो अपराध होगा और ये अपराध कहाँ दंडनीय है, तो आईपीसी की धारा 166B। दूसरा FIR बताया गया 154 का FIR न दर्ज करना, वायलेशन करना कहाँ दंडनीय आईपीसी में, 166 है। और भी आप उदाहरण बता सकते हैं, जैसे कि 133 का आदेश दिया गया, 144 का दिया गया, तमाम सीआरपीसी के आदेश। लेकिन एक आपका 82 और 82 का खंड 1 सीआरपीसी और 82 का खंड 4, यानी कि फरारी की उद्घोषणा, यानी कि फरार की उद्घोषणा के बावजूद समय पर नहीं आता तो ऑफेंस करता है, और यह ऑफेंस कहाँ निकला, सीआरपीसी में। लेकिन इसके लिए सजा कहाँ है, सीआरपीसी में नहीं है, किसमें है, आईपीसी। ये सतर्क रहना है थोड़ा, किसी दिन इसको बताया जाएगा अलग से। एक जगह हम 10-12 क्या करेंगे, चार्ट एकत्रित करवा देंगे। इसके बाद जो आपको धारा पढ़नी है 170, लिखिए 170, छोड़ दीजिएगा और धारा को। एक लोक सेवक का प्रतिरूपण, लोक सेवक का प्रतिरूपण। लोक सेवक का प्रतिरूपण का मतलब ये हुआ कि जैसे कि एक उदाहरण देखिए, कोई व्यक्ति पुलिस में भर्ती है, लेकिन ये बताता है समाज को कि मैं क्या हूँ, पुलिस में भर्ती हूँ, और समाज में ये कहता है कि मैं दरोगा हूँ, और जाकर ठेले वालों से एक मिर्चा, तो सब्जी वाले से एक आलू, अगले सब्जी वाले से एक टमाटर, तो अगले सब्जी वाले से एक गोभी, और आते आते पूरा झोला क्या करता है, भर देता है। तो पुलिस में व्यवस्था चलती है, आपका थाना बिकता है, इसमें कोई शक नहीं भाई, इसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। पुलिस में व्यवस्था चलती है, पहले थाना बिकेगा, उसके बाद थाने में 2 सिपाही ऐसे रहेंगे जो सादे ड्रेस में पूरे मोहल्ले में घूमेंगे, पूरे इलाके में। उनका काम ये रहता है, वो ड्यूटी करते रहते हैं सादे ड्रेस में, काम ही रहता है कि बढ़ा रहता है पैसा। जो छोटे सिलेंडर भरते हैं 1000 के महीने, ठेला लगा दिए रोड पर, तो रोज सब्जी दे 2 किलो आलू, और जो भी हो, यानी कि जो भी अवैध धंधे कर रहे हैं उनसे क्या वसूल जाता है, पैसा। और अंत में, महीने के अंत में वो पैसा बंदरबांट होता है, यानी कि थाने के सभी सिपाहियों और दरोगा में बढ़ता है। और कुछ अपना भूसा वूसा है तो आपका एसपी तक पहुंचता है बड़ा, लेकिन छोटा आपस में क्या करते हैं, फिक्स है कि भाई उसकी बोली लगती है इस माह की, मैंने 1 साल या माह की कौन बोली, गुप्त रूप से वो बोली उठाता है आदमी, इतना इतना पैसा देंगे, और 10,000 की बोली लगा लेगा तो कमाएगा 20,000, और 10,000 पुलिस वालों में क्या करेगा। तो उस प्रकार यानी कि 170 ये बताती है कि कोई व्यक्ति लोक सेवक नहीं है, लेकिन अपने को समाज में क्या दिखा रहा है, मैं लोक सेवक हूँ। तो ऐसी दशा में
ये प्रतिरूपण किया, बहुरूपिया बन गया, तो ऐसी दशा में वह दंड का क्या होगा, भाग। लिखिए भाई, दंड केवल लिखना है। 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। फिर आइए बैक हो ये भाई, 2 धाराएं एक साथ सब पढ़नी है। आपका 140 और 100 आपका 71। देखिए 140 में फिर बैक हो ये, मैं शुक्रवार को बताया भी था, मैंने कुछ कारणों से भाई 2-3 दिन क्लास नहीं चल पाया, हम भी थोड़ा बाहर चले गए थे, लगातार यात्रा की हमने आपका, इसलिए थोड़ा आपका नहीं चल पाया क्लास, लेकिन फिर एक बार रिवीजन करा दिया जाए। यदि कोई सैनिक है और आप उस सैनिक की ड्रेस पहन लिए, पोशाक पहन लिए, वर्दी पहन लिए, और समाज में ये दिखाने के लिए कि मैं भी क्या हूँ, मिलिट्री में हूँ, तो आपका इसको कहा जाएगा कि सेना की वर्दी या सेना की पोशाक पहना है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि मैं भी क्या हूँ, सेना में हूँ, तो ऐसा व्यक्ति आईपीसी की धारा में आपका दंड का भागी होगा 140। इसको कहते हैं रंगा सियार, बहुरूपिया बन जाना, यानी कि भेष बदल लेना। जैसे कि आपका भेष बदला जाता है सीआरपीसी की धारा 109 में, यानी कि दाढ़ी बढ़ा लिए, मूंछ बढ़ा लिए, या प्लास्टिक का सर्जरी करा लिए ताकि कोई पहचान ही ना पाए, तो ये मुँह छुपा कर चल रहे हैं। आजकल तो भाई कानून ही कहता है कि क्या करिए, मुँह छुपा कर चलिए, मास्क लगा कर चलिए, नहीं तो क्या होगा, आपका जुर्माना लग जाए, तो अलग बात है। यानी कि 144 कब लागू होगी, सतर्क रहना है 2 धाराओं से। जब सैनिकों का आप क्या करेंगे, प्रतिरूपण, यानी कि वर्दी वर्दी पहन के। और 171 कब लागू होगी, जब पुलिस की वर्दी धारण करेंगे। पुलिस नहीं, कोई भी लोक सेवक है, उसकी जो ऑफिशियल पोशाक है, आप वो पोशाक पहन रहे हैं इस इरादे से कि लोग हमें क्या समझे, वही व्यक्ति समझे। सबसे अच्छा उदाहरण पुलिस। तो 2 धाराओं में एक पॉइंट अंतर है, फिर बता दिया जाए। 170 कब लागू होगी, जबकि आपका अभिकथन करता है, स्टेटमेंट देता है कि मैं इस पद पर हूँ, फर्जी स्टेटमेंट। और 171 कब लागू होगी, जब बिल्ला या वर्दी धारण करता है, यानी कि पुलिस क्या ही वर्दी लगा दिया बिल्ला, और जबकि पुलिस में नहीं है तो धारण कर दिया वर्दी, तो कौन सी धारा अप्लाई होगी, 171। लिखिए इसको एक लाइन। कपटपूर्ण आशय से, कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के, कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना, लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। टोकन माने भाई वो होता है आपका बिल्ला कहा जाता है, तो क्या करते हैं, बैच लगाया जाता है यहाँ कंधे पर, यहाँ उसी को टोकन कहा जाता है। लिखिए दंड भाई, इसमें सजा लिखिए, दंड कितना ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है, 3 मास तक का कारावास या जुर्माना 200 रुपया या दोनों। सजा लिखिए, 3 मास का कारावास या जुर्माना 200 रुपया या दोनों, या दोनों, ये याद रखना है। इसके बाद आ जाइए अध्याय 9A, ये अध्याय समाप्त हो गया। अगला अध्याय लिखे 9A, यहाँ से भी फ्री में एक क्वेश्चन बनता है। लिखिए भाई, अध्याय 9A,
निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में, इलेक्शन निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में, निर्वाचन यानी कि चुनाव संबंधी, निर्वाचन या चुनाव संबंधी अपराधों के विषय में। पहले चुनाव पर देख लिया जाए तब इसको बताया जाए, चीजें कब इसको बताया जाए, कब जोड़ा गया क्या। देखिए, आपको निर्वाचन के बारे में संविधान में भी बताया जा चुका है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक में, जो कि लास्ट जो अनुच्छेद है 329 से बताया गया वह रिपील है निर्देश। फिर एक बार देखिए, डाकीनाथ इलेक्शन का सिद्धांत आपका टीटीए की धारा 35 में भी दिया गया है। तो वह चुनाव से संबंधित न होकर विकल्प से रिलेटेड है कि दो विकल्पों में से आपको एक का क्या करना पड़ेगा, चयन, या तो हाँ कहिए या ना कहिए। यानी कि एक ही बार आप हाँ ना दोनों नहीं कर सकते, यानी कि इसी को स्टापेल कहा जाता है। एक ही समय आप दो बातें नहीं, दो मुही बातें नहीं, या तो यस या नो। अब ये नहीं कि यस नो ना कहिए, ये 35 में सिद्धांत है आपका। यहाँ ये जो अध्याय 9 पढ़ाया जाएगा, ये निर्वाचन संबंधी अपराधों के बारे में पूर्ण प्रावधान नहीं करता। निर्वाचन संबंधी अपराध अलग कानून में भी दिए गए हैं। उस कानून का नाम है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। ये याद रखिए, अलग भी कानून है। कौन सा? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। देखिए, जब FIR होती है, जैसे कि निर्वाचनों में आप सुने होंगे, तो IPC की भी कुछ धाराएं लगती हैं और कुछ धाराएं किसकी लगती हैं, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। तो उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ये जानते रहना है कि जो चुनाव संबंधी नियम है या अपराध हैं, केवल IPC से गवर्न नहीं होंगे, इसके लिए अलग कानून भी है। कौन सा? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। देखिए एक लाइन भाई, निर्वाचन से संबंधित, पर सामान्य बातें लिखे दो तब शुरू किया जाए। निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित अपराधों के विषय में, निर्वाचन से संबंधित अपराधों के विषय में यह अध्याय पूर्ण नहीं है। यह अध्याय पूर्ण नहीं है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भी, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भी निर्वाचन से संबंधित अपराधों का उल्लेख किया गया है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भी निर्वाचन से संबंधित अपराधों का उल्लेख किया गया है। इधर से भाई यूपी जे और MP में बनता है क्वेश्चन, थोड़ा धारा याद करना पड़ेगा, भले अब कुछ ना याद रहे किस सेक्शन में क्या है, यही अब तक पूछा गया है। एक क्वेश्चन इधर से आने का चांस रहता है और 6-7 धाराएं इधर की याद रखना है। दूसरा लिखे भाई, पैराग्राफ चेंज करके, यह अध्याय 1975 ईस्वी में जोड़ा गया, यानी कि यह अध्याय कब जोड़ा गया, लिखिए यह अध्याय 1975 ईस्वी में जोड़ा गया। 1975 पूछ सकता है ये नया क्वेश्चन, अब तक नहीं दिया नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आयोग बना रहा है। ये कब जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया ये
1975। इसके बाद लिखिए भाई, आपका सेक्शन 171 है, सेक्शन वाइज याद रखिएगा। तो ये बनाया रहेगा क्योंकि आपका प्रतिरूपण 170 में है ना। लिखिए 171A पहली धारा आपका कैपिटल लिखिएगा कौन या ये 171A में परिभाषा दी गई। लिखिए 171A में दो शब्दों की परिभाषा दी गई है। दो शब्द परिभाषित हैं, अभ्यर्थी को परिभाषित किया गया है और निर्वाचन अधिकार को, निर्वाचन अधिकार। अभ्यर्थी और निर्वाचन अधिकार। देखिए जहाँ तक निर्वाचन अधिकार की बात है, अभ्यर्थी की बात है, इसकी पहले परिभाषा देखा जाए और तब आपको समझा दे। देखिए भाई आपका बैरक में इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए का मतलब ये परिभाषा केवल अध्याय 9A के लिए लागू होगी, पूरी आईपीसी के लिए नहीं। ये पहला पॉइंट पकड़ना है। अभ्यर्थी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है, यानी कि किसी चुनाव में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है तो वह अभ्यर्थी कहलाएगा। और निर्वाचन अधिकार से मतलब है कि किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या आपका अभ्यर्थना से अपना यानी कि अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है। यानी कि दो शब्द हैं। देखिए आजकल बिहार ऐसा बना रहा है दे देगा कि अभ्यर्थी की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो ऐसे क्वेश्चन बन रहा है। 171A दे देगा, 171B, 171C ऐसे दे सकता है। 171 कैपिटल लिखेगा और आगे क्या लिखेगा स्मॉल। फिर एक बार नए लोग समझे, अगर कैपिटल लेटर रहेगा तो वह नई धारा है और स्मॉल लेटर है मतलब कि उसी धारा का वह का खंड है। अब हिंदी में तो भाई का ही लिखा जाएगा, हिंदी में कहाँ से लिखे? हिंदी में आपका बड़ी कैपिटल ए के लिए भी कहो और स्मॉल ए के लिए भी क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे। तो जब भी आपका ऐसी समस्या आए आपको सतर्क होकर क्वेश्चन देखना है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन गलत कहाँ जाकर होता है। ठीक है, यहाँ को आप सुधार देंगे। एविडेंस की धारा 114 में गलत होता है। 114A कभी काल दे देता है और कभी काल 114A दे देता है ऑप्शन में। तो ऐसी दशा में आपका ऐसी दशा में सतर्क होकर काम करना है। इसमें भी आपका क लिखेगा और इसमें भी क्या लिखेगा क। ये समझना मुश्किल होता है, ये सतर्क रहना। यहाँ कई बार यहाँ लोग गलत करके आए। इसमें ये समझना मुश्किल रहता है कि ये पूछना क्या चाहता है। आखिर एविडेंस की धारा 114A जो दुराचार के मामले में प्रिजम्पशन की बात करती है, वो नई धारा पूछना चाहता है। एविडेंस की धारा 114 जो भी आपका प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट तथ्य की उपधारणा की बात करती है, उसका खंड ए पूछना चाहता है कि दृष्टांत ए पूछना क्या चाहता है ये खबर। इसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कैपिटल लेटर वाला देखिए, अगर ए रहे कैपिटल लेटर यानी को दुराचार वाला पूछना चाहता हो, विद की उपधारणा है, और स्मॉल ए रहे, इसका मतलब कि 114 जो धारा है उसका इलस्ट्रेशन नंबर कौन दिया है ए। ये सतर्क रहिए, कई बार लोग गलत करते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए बिहार ने मॉडल चेंज किया, उस मॉडल से भी चला जाए। देखिए संविधान में
काफी लोग ध्वस्त हो गए हैं भाई मॉडल चेंज करने से। अब मान के चलिए कि फालतू क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और अच्छे क्वेश्चन आगे क्या आएंगे कम। 171 कैपिटल ए रहेगा, यानी कि ये नई धारा है और इसका ये मतलब इस्माल में मतलब कि खंड है। तो अभ्यर्थी कहाँ परिभाषित है दे देगा चार ऑप्शन, तो किसमें इस्माल है। और निर्वाचन अधिकार का मतलब इस्माल बी में दिया है, माने बी में। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका बिहार जाकर अभी बनाया था संविधान का अनुच्छेद 236 में बना था। तो सतर्क रहना है कि भाई अगर आईपीसी में भी ऐसा खंड वाइज बन जाए तो उतना पढ़ना पड़ेगा। अब क्योंकि कंपटीशन अब आसान नहीं रहा। आप ये चाहें कि ऊपर पढ़ के LLB टॉप कर लिए तो बचवा हो गया, तो वो जमाना गया। 10 क्वेश्चन रट कर यहाँ टॉप नहीं करना है। यहाँ पे छोटी छोटी बात क्या करना है। एक लोग आए बता दें उदाहरण, भाई बहुत समय हो गया उदाहरण का, तो प्रेशर में क्या किया। एक लोग आए अपने पिताजी के साथ, नाम नहीं लिया जाता और पिताजी और वो भाई आए थे, वो भी अपना लगे बखान करने। ये मैंने और विश्वविद्यालय की टॉपर है लड़की हमारे यहाँ की, ये तैयारी करेगी। तो भाई हम तो कुछ बोलते नहीं है, बोलना क्या है भाई। तो भाई नाई कितने बाल हैं, तो जब नाई काटेगा तो आपके सामने ही करेगा, यानी कि आयोग ही तो बताएगा कि कितने हम पानी में हैं। उसके बाद से भाई घमंड होता है लोगों के, हम साफ हैं, गर्व होना चाहिए, घमंड नहीं। फिर आपका अगले टेस्ट में आई बैठी भाई कहीं कि हम टेस्ट देंगे, हुआ कि दीजिए भाई। टेस्ट दी तो आया 6 नंबर। उसके बाद कोचिंग नहीं आई। उसके बाद भाई अपना कोचिंग आई, तो आप ये है कभी नहीं कहे कि मैं टॉपर, ये कि धीरे धीरे मेहनत की। और मैं भी समझा देखिए टॉपर ऊपर से मतलब नहीं, मेहनत करिए। वो जमाना गया कि 5 क्वेश्चन अच्छा लेकर आप टॉप करते हैं। आप मेहनत करिए, हाँ मेहनत का फल मिला। और इस बार LLM में भाई उसका एडमिशन पिछली बार ही हो गया था। तो आप लोगों को भी सलाह दी जाती है, घमंड में न रहे कि हम टॉप करके आए कॉलेज से। यहाँ बहुत टॉपर पड़े हुए हैं सब जितने टॉपर है इलाहाबाद सब यहीं आकर बैठते। मैं बता दूँ और कहीं शरण नहीं मिलेगी, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेंगे टीचर उनको डांट देगा कि तुम ही जानते हो हमसे ज्यादा, तुम ही पढ़े हो। LLM का भी टॉप कर दिया, यहाँ तो खुली छूट है भाई, पूछिए कौन रोका है। लेकिन कोई पूछता ही नहीं, फिर भी कोई पूछता ही नहीं ज्यादा लोग। तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक बात समझिए भाई, अभ्यर्थी का मतलब ये हुआ कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में है एक तरह से। और निर्वाचन अधिकार का मतलब ये हुआ जो खड़ा हो सकता है चुनाव में, जो चुनाव में पर्चा दाखिल करे, पर्चा वापस ले ले, वोट दे और वोट न दे तो वोट न दे, वोट दे तो इसी में नोटा देख लेना है कि नोटा का मतलब कि हम वोट तो देंगे लेकिन हम पैसा वोट देंगे, नकारात्मक तो नहीं कहा जा सकता। मैंने हमें कोई पसंद नहीं है तो हम क्या कौन सा बटन दबाएंगे, इसको लिखिए भाई अभ्यर्थी, बस एक लाइन लिखना है। 171 ए सतर्क रहना है। पहला है कैपिटल लिखना और दूसरा कोट में स्मॉल लिखना है। धारा 171 ए पहला कैपिटल रहेगा, दूसरा स्मॉल में। देखिए अभ्यर्थी को परिभाषित किया गया है। अभ्यर्थी दूसरा लिखिए धारा 171 ए स्मॉल बी लिखिएगा। इसमें निर्वाचन अधिकार को परिभाषित किया गया है। 171 ए बी स्मॉल में लिखिएगा कोर्ट में। निर्वाचन अधिकार इलेक्शन बताया गया, बताइए तो आपका 4-5 क्वेश्चन फिर कवर करिए। चुनाव मन में मत देना, राइट टू वोट कैसा अधिकार? संवैधानिक मूल अधिकार के अधिनियम वोट देना संवैधानिक है, कहाँ बताया गया?
भाई अभी बताया इसलिए अब जो लोग नहीं आए थे थोड़ा समस्या है भाई। देखिए जो लोग नहीं आए थे थोड़ा बहुत तो समस्या रहेगी। राइट टू वोट एक लीगल राइट है, इसको हम लीगल भाषा में कहते हैं स्टैट्यूटरी राइट, अधिनियमित अधिकार। ये अधिकार हमें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत प्राप्त है। राइट टू वोट मत देना। इसके बाद आपका चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना, ये भी स्टैट्यूटरी राइट है, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं। हाँ, मतदाता के रूप में अपने को रजिस्टर्ड कराना, ये जरूर संविधान के अनुच्छेद 326 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कैसा राइट है? संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आपका प्रत्याशी के पूर्व चरित्र को जानना, नोटा दबा देना, सूचना का अधिकार, यह अनुच्छेद 19(1)A में मूल अधिकार। ये याद रखिए, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। नोटा मूल अधिकार है और प्रत्याशी के पूर्व चरित्र को जानना भी कैसा अधिकार है? ये दिया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया, हम नहीं बता रहे हैं भाई। अगला लिखिए भाई, 100 अगला धारा लिखिए 171B। ये ज्यादा क्वेश्चन बना 171B से। आपका रिश्वत की परिभाषा दी गई है 171B में, कैपिटल B लिखिएगा। 171B में रिश्वत को परिभाषित किया गया है तथा इसके लिए दंड, इसी लाइन में लिखिए, तथा इसके लिए दंड आपका 171E में दिया गया है। कैपिटल B लिखिएगा। 171E में दंड, उसी बेयर एक्ट पर भी जोड़ लेना चाहिए। जैसे कि 171 आप भी पढ़ रहे हैं बेयर एक्ट पर, तो आप लिख करके वहीं लिख लेना चाहिए 171E। इससे ये फायदा होगा कि दो धाराएं एक साथ तैयार होगी। रिश्वत की परिभाषा कहाँ दी गई है? 171B, और उसके लिए सजा किसमें है? 171E। तो रिश्वत किसे कहा जाएगा? देखिए बहुत डिटेल में नहीं चला जा सकता भाई। अगला लिखिए 171C, वो छोड़ दीजिए, आगे लिखिए क्योंकि डिटेल में नहीं पूछा जाता। लिखिए भाई, अगली धारा लिखिए 171C, निर्वाचनों में असम्यक असर डालना, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालना। लिखिए, निर्वाचनों में असम्यक असर डालना, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालना, इसको कहते हैं अनुचित दबाव। निर्वाचनों में असम्यक असर डालना, इसको हम कहते हैं अनुचित दबाव। ना तो आसान भाषा में लिखिए, पूरा दबाव, अनुचित या पूरा। इसका मतलब ये हुआ, समझ लीजिए दो लाइन। एक व्यक्ति ऐसी हैसियत में होता है जो दूसरे की इच्छा को डोमिनेट कर सकता है, दबा सकता है, कुचल सकता है, और उसका फायदा भी उठा रहा है। और फायदा कैसे उठा रहा है? तो जो वोटर हैं उनको भरमा के। तो देखिए रहे कि मैं बताया था आपका घंटी वाली कहानी बताई थी मैं, सटीक वही है। तो असम्यक असर को एक लाइन जानिए अलग से, तब आपका IPC में पढ़ाते हैं। असम्यक असर का मतलब हुआ बुरा प्रभाव या अनुचित दबाव। ध्यान से देखिए, असम्यक असर आपका कॉन्ट्रैक्ट में भी मिलेगा और संविधान अधिनियम की धारा 16 में मिलेगा। क्वेश्चन इस बार तो बिहार जे में नहीं बना, लेकिन पिछली बार बिहार जे में जरूर बना था। और एक उदाहरण हम ये दे रहे हैं गुरु और किसका। देखिए असम्यक असर क्या है? जब दो व्यक्ति संविदा के दोनों पक्षकारों का जो रिलेशन है वो इस ऐसा है कि एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को दबा सकता है,
और दबा सकता नहीं है, दबाया, इच्छा को डोमिनेट किया, कुचल दिया और दूसरे पक्षकार से कैसा फायदा उठाया, अनुचित, तो हम कहेंगे कि ये संविदा असम्यक असर से उत्प्रेरित है। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु है और चेला गुरु पर विश्वास करता है और चेले का घोड़ा 1 लाख रुपए का था और गुरु ने इसे कहा कि इतना पढ़ा दूंगा, भाई गुरु भाई हैं यहाँ भी, इतना पढ़ा दूंगा कि तुम 3 माह में जज बनकर ही रहोगे। तो ऐसे कई गुरु हैं भाई, ऐसे बोलते हैं, तो वही गुरु था, तुम केवल ये काम करो, ये जो घोड़ा 1 लाख का है 1000 में हमें बेच दो और इतना मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा कि तुम टॉप कर जाओगे। तो कई लोग सपना देखे थे पीओ में हम टॉप करेंगे, और भाई अलग बात है, किसी का प्री नहीं निकला, किसी का मेंस नहीं निकला, तो सपना देखने से नहीं करने से होता है, और डींगे ना हाँकिए कोई तो अच्छा रहेगा। मैं फिर बता दूं, डींग हाँकने वाले केवल डींग ना हाँकिए, पढ़िए जाकर, बताने की क्या हो सकता है, हम पढ़ रहे हैं। दूसरों से कहा जाता है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जाकर तो घर पर क्या करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। बस इतना ही तो पढ़िए जितना पढ़ाया जाए, कौन कह रहा है डायरेक्ट पढ़िए किताब। फिर एक बार देखिए तो अब गुरु चेला गुरु ने 1000 रुपया में किसका घोड़ा खरीद लिया, चेले का। अब ये जो संव्यवहार है बिहार जे में पिछली बार पूछा किसमें आया, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि संविदा अधिनियम की कौन सी धारा 16, और ये संविदा, दूसरा क्वेश्चन वर्तमान समय का, ये संविदा शून्य होगी कि शून्यकरणी होगी कि अवैध होगी, शून्यकरणी। तो शून्यकरणी संविदा मतलब क्या, इसमें कि एक पक्षकार को क्या मिलता है, विकल्प। तो इसमें किसको विकल्प मिल गया, 2 विकल्प है असम्यक असर में, या तो चेला शांत बैठ जाए, चलो गुरु है, गुरु घंटा निकल गए, शांति से रहें। तो शून्यकरणी संविदा तब तक वैध होती है जब तक कि न्यायालय उसे शून्य घोषित न करे। और चेले के पास एक और विकल्प है कि जल्दी जल्दी कोर्ट में जाए, कोर्ट से कहे कि चेले ने हमारी इच्छा को क्या किया, दबाया, और दबा कर कैसा फायदा उठाया, उचित कि अनुचित, अनुचित। अतः इस संविधा को रद्द किया जाए और मेरा घोड़ा क्या किया जाए वापस। तो बिहार जे में इस बार वाइड एबल कॉन्टेक्ट पूछा था, शून्यकरणी संविधा में पूछा था जिसमें विकल्प हो, और इस बार कई लोग गलत करके भी आ गए, पूछा था बिहार में। तो निर्वाचन में असम्यक असर क्या हुआ, यानी कि एक पक्षकार दूसरे पर जात के आधार पर, देखो तुम हमारी जात के हो, हम ही वोट देना, दूसरे को न देना, यह असम्यक असर हुआ। असम्यक असर मतलब कि तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम वोट नहीं दोगे तो किसको दोगे। इस बार मैं चुनाव लड़ा हूँ जिला पंचायत का, ग्राम प्रधान का, तो ये होता है ये हमारे पटीदार हैं, यानी कि कुल मिलाकर एक अनुचित दबाव दिया जाए ताकि लोग वोट देने जाएं, वोट न देने जाएं, या किसी विशिष्ट प्रत्याशी को क्या दें वोट, किसी को हम एक लाइन में क्या कहते हैं, अनुचित दबाव। तो अनुचित दबाव जो भी व्यक्ति देगा वह दंड का क्या होगा आगे। तो सम्यक असर की परिभाषा 171C में दी गई है, इसके लिए दंड रिकवरी करके 171F में दिया गया है, लिखिए। इसके लिए सजा एक लाइन लिख दीजिए बस, इसके लिए दंड 171F में दिया गया है। अब आइए फिर आ गया रंगा सियार भाई, ये पीछा नहीं छोड़ेगा लाभ। 171D और 170 फिर एक बार देखिए रंगा सियार। 171D लिखिए एक लाइन तब और बता जाए। निर्वाचनों में प्रतिरूपण, निर्वाचनों में प्रतिरूपण। देखिए अभी हमने आपको बताया था, बहुत समय नहीं हुआ, आधा घंटा भी था, कि अगर किसी लोक सेवक का प्रतिरूपण किया जाए, यानी कि व्यक्ति लोक सेवक नहीं है
लेकिन लोगों को क्या बताता है कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, वैसा व्यक्ति की धारा में दंडित होगा 170। ये याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन हमने बताया कि अगर लोक सेवक नहीं है लेकिन टोकन और वर्दी धारण कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति की धारा में दंड का भागी होगा 171 और आपका 171 DIM प्रतिरूपण। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पर जाकर वोटिंग कराता है, यानी कि ए का नाम वोटर लिस्ट में है और बी जाता है और कहता है कि मैं ही ए हूँ और मैं वोट दूंगा, तो ऐसी दशा में ये निर्वाचनों में क्या कहलाएगा? प्रतिरूपण। और कौन दंड का भागी होगा? बी। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन, दूसरे की जगह पर कौन वोट देना चला गया? तो गांव में ज्यादा होता है, शहर में भी होता है भाई, इसमें शक नहीं है, शहर और गांव दोनों में होता है। भले आपका आ गया वो मैंने वोटर कार्ड, लेकिन फिर भी ये घटनाएं अभी भी कुछ हो रही। तो इसमें आपका देखिए, इसके लिए दंड भाई, इसके लिए सजा मेडिकल है ना 171 निर्वाचनों में